भारतीय इतिहास के सबसे लंबे और मुश्किल बंधक संकटों में से एक IC-814 हाईजैक। आज हम इस कहानी को समझने वाले हैं सीधे उस शख्स की नज़रों से जो इस संकट के केंद्र में था, लीड नेगोशिएटर। चलिए देखते हैं कि उन्होंने एक ऐसी बाजी कैसे खेली जहां सच कहें तो सारे नियम उनके खिलाफ थे। सोचिए, तारीख थी 24 दिसंबर 1999। क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले का माहौल था। एक ऐसा दिन जो देखने में तो बिल्कुल आम था, पर वो बहुत जल्द पूरे देश के लिए एक बुरे सपने में बदलने वाला था। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 काठमांडू से उड़ान भरती है। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि लखनऊ के पास पहुंचते ही प्लेन अचानक रेडार से गायब हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उसका संपर्क पूरी तरह टूट गया। विमान अपने तय रास्ते पर नहीं था, वो कहीं पश्चिम की ओर मुड़ चुका था। विमान के अंदर 176 लोग थे, यात्री, क्रू मेंबर्स, जिनकी जिंदगी अब दांव पर लग चुकी थी। और यहीं से भारतीय इतिहास के सबसे लंबे, सबसे मुश्किल हाईजैक का वो सिलसिला शुरू हुआ जो अगले 8 दिनों तक पूरे देश की सांसें रोके रखने वाला था। अब जब हालात इतने बिगड़ गए तो इस संकट से निपटने की जिम्मेदारी दी गई IB के स्पेशल डायरेक्टर अजीत डोभाल को। उन्हें बनाया गया लीड नेगोशिएटर। डोभाल बातचीत की मेज पर पहुंचे अपनी किताबी रणनीति के साथ, मतलब वो नियम जो किसी भी होस्टेड सिचुएशन में अपनाए जाते हैं। पर एक मिनट के लिए सोचते हैं, ऐसे किसी बंधक संकट में एक नेगोशिएटर का असली काम होता क्या है? उसका असल मकसद क्या होता है? क्या सिर्फ हाईजैकर्स की मांगे सुनना और मानना, या कुछ और? तो देखिए, डोभाल की जो रणनीति थी वो 3 जरूरी पिलर्स पर खड़ी थी। पहला और सबसे जरूरी था समय निकालना। किसी भी तरह हाईजैकर्स को बातों में लगाए रखो। हर एक मिनट कीमती था, इससे यात्रियों को कोई नुकसान न पहुंचे। दूसरा पिलर था तैयारी का मौका देना, मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस को इतना टाइम मिल जाए कि वो किसी भी ऑपरेशन के लिए तैयार हो सके। और तीसरा, जो शायद सबसे क्रूशियल था, इंटेलिजेंस, खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। अपहरण करने वाले कौन हैं, उनका हौसला कैसा है, उनके पास हथियार क्या हैं, एक एक चीज जानना। जैसा कि अजीत डोभाल ने खुद कहा है, ये कोई डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल नेगोशिएशन नहीं है, ये एक टैक्टिकल मूव है। मतलब ये कोई राजनीतिक शतरंज का खेल नहीं था। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह लोगों की जान बचाना। ये तो थी किताबी बातें, लेकिन जब प्लेन आखिरकार अफगानिस्तान के कंधार में उतरा, जहां तालिबान का राज था, तो सारी की सारी प्लानिंग, सारे नियम सब धरे के धरे रह गए। गेम पूरी तरह से पलट चुका था। इसे ऐसे समझिए, कंधार में पासा बिल्कुल पलट गया था। एक तरफ थे हाईजैकर्स जो तालिबान की पनाह में एकदम सुरक्षित थे, उन्हें खाना दवा सब मिल रहा था, और सबसे बड़ी बात, उन्हें किसी हमले का कोई डर नहीं था। और दूसरी तरफ हमारी इंडियन टीम जो दुश्मन की जमीन पर बिल्कुल अकेली थी, चारों तरफ से घिरी हुई, बिना किसी सपोर्ट के और जबरदस्त प्रेशर में। हालात कितने खराब थे इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जो हमारे नेगोशिएटर्स थे, उनके चारों तरफ तालिबान ने टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट गनें लगा रखी थी। मतलब वो यात्रियों को बचाने गए थे, लेकिन एक तरह से वो खुद बंधक बन चुके थे। और हाईजैकर्स के पास एक और बहुत बड़ा हथियार था, इंफॉर्मेशन। ISI की मदद से उन्हें भारत की हर खबर मिल रही थी। NDTV पर क्या चल रहा है, ZTV पर क्या चल रहा है, सब कुछ। वो भारतीय टीम को ताना मारते थे, कहते थे आपका मीडिया ही आपको घुटनों पर ले आएगा, आपके पास और कोई रास्ता बचेगा ही नहीं। तो ऐसे नामुमकिन से हालात में 176 जिंदगियों का सौदा शुरू हुआ। अब जरा देखते हैं कि अपहरणकर्ताओं की मांगे थीं क्या और वक्त के साथ उनमें कैसे बदलाव आया। शुरुआत में तो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जैसे कश्मीर की आज़ादी, मतलब कुछ भी साफ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, असली तस्वीर सामने आने लगी। उन्होंने $200 मिलियन और एक आतंकवादी के शव की मांग भी रखी, लेकिन जल्द ही उसे छोड़ दिया। ये सब सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था। उनका असली और इकलौता मकसद था भारत की जेलों में बंद अपने आतंकी साथियों को छुड़वाना। तो उनकी जो शुरुआती लिस्ट थी उसमें 3 चीजें थीं: 36 आतंकवादियों की रिहाई, $200 मिलियन और सज्जाद अफगानी नाम के एक आतंकी का शव। और बातचीत के दौरान वो लगातार एक ही बात दोहरा रहे थे, एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहे थे।
उनकी सीधी धमकी थी, हम फिदायीन हैं, हम यहाँ मरने के लिए ही आए हैं, हम प्लेन को उड़ा देंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। और ये सिर्फ खोखली धमकियां नहीं थीं, वो पहले ही एक यात्री रूपिन कटियाल की हत्या कर चुके थे। उधर भारत में लोगों का गुस्सा और डर बढ़ता जा रहा था। मीडिया का दबाव, परिवारों का प्रदर्शन, सरकार पर प्रेशर बहुत ज्यादा था। अब लक्ष्य ये नहीं था कि सबसे अच्छी डील कैसे की जाए, लक्ष्य बस ये रह गया था कि नुकसान को कम से कम कैसे किया जाए। तो आखिरकार उन 176 जिंदगियों को बचाने के लिए एक कीमत चुकाई गई, एक डील हुई, लेकिन इस सौदे के साथ पीछे रह गया एक गहरा अफसोस और कुछ बहुत कड़वे सबक। जब पूरी डील हो गई, अपहरणकर्ता जा चुके थे, तब अजीत डोभाल खुद उन रिहा हुए यात्रियों से मिलने के लिए प्लेन में गए और वहां जो हुआ वो एक ऐसा पल था जो उनके शब्दों में उन्हें आज तक परेशान करता है। डोभाल ने यात्रियों से कहा कि अब आप सब आजाद हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। इसके बाद उन्होंने सबसे भारत माता की जय का नारा लगाने के लिए कहा, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी, एक भी आवाज नहीं आई। 8 दिनों के उस खौफ ने लोगों को अंदर से इतना डरा दिया था कि आजादी के उस लम्हे में भी उनकी आवाज नहीं निकली। सोचिए कितना गहरा डर होगा वो। इसी अनुभव को बयान करने के लिए अजीत डोभाल एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, मलाल। मलाल मतलब एक ऐसा गहरा अफसोस जो कभी खत्म नहीं होता, इस बात का कि शायद चीजों को अलग तरीके से किया जा सकता था। खास तौर पर उन्हें 2 बातों का सबसे ज्यादा मलाल रहा। पहला ये कि भारत उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस एक्शन नहीं ले पाया जिसने उन हाईजैकर्स को पनाह दी थी, और दूसरा ये कि हमारे देश के कानूनों में वो सुधार नहीं हो पाए जिनसे ये सुनिश्चित होता कि अगर भविष्य में किसी कैदी को छुड़ाने के लिए ऐसा कुछ हो तो उस कैदी को और भी ज्यादा सख्त सजा मिले। और आखिर में ये पूरा संकट हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब हालात बिल्कुल नामुमकिन हों तो हर एक जिंदगी को सुरक्षित घर वापस लाने की असली कीमत क्या होती है, और एक देश उस कीमत को कैसे और कब तक चुकाता है।